अगले दिन की सुबह 9 बजे का वक्त था। चलें? सोहनलाल ने देवराज को देखा। हाँ, देवराज चांद ने सिर हिलाकर कहा। तुम्हारा आदमी कोठी के बाहर कार छोड़ गया है। हमें निकल लेना चाहिए, परंतु जैसलमेर में हमारा काम जाते ही शुरू नहीं हो जाएगा। आज 25 तारीख है। वो दोनों व्यक्ति 1 तारीख को रेगिस्तान के कहीं भीतर 4 स्तंभों वाले एरिया में आते होंगे। यानी कि हमें 1 तारीख आने का इंतजार करना होगा और इस दौरान रेगिस्तान में स्थित उन 4 स्तंभों को तलाश कर लेंगे कि वो कहाँ है। ठीक है, तब तक हम 4 स्तंभों वाली जगह को देख लेंगे, जरूरी तैयारी कर लेंगे। सोहनलाल बोला। मुंबई में रहने से बेहतर है कि जैसलमेर पहुंचा जाए। वहां हम सुरक्षित रहेंगे। यहाँ तुम्हारे लिए खतरा। तभी देवराज चांद का फोन बजने लगा। हेलो। देवराज चांद ने बात की। डॉन जी। उधर से वही जाना पहचाना स्वर कानों में पड़ा। देवराज चांद के होंठ सिकुड़ गए। चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। इस आदमी को तो वो जैसे भूल ही बैठा था, जबकि इसकी निगाह उस पर हर वक्त थी, हर जगह थी। उसकी हर हरकत को ये इंसान देख रहा था। तुम? देवराज चांद ने गहरी सांस ली। मुझे भूल गए क्या? उधर से सरल स्वर में कहा गया। कहो। सोहनलाल की निगाह देवराज चांद पर थी। तुम तो बहुत चालाक निकले डॉन जी। उधर से कहा गया। किस सफाई से जगमोहन को नागरे की कैद से निकाल लिया, जबकि मैं समझता था कि तुम होटल में ठहर कर अपना वक्त खराब कर रहे हो या कंधे में फिट डिवाइस को निकालने के फेर में हो। परंतु तुमने तो दोनों ही काम करके नागरे केले वाला को जबरदस्त झटका दे दिया। मैं भी नहीं समझ सका कि तुम किस फेर में हो। नागरे तो ये समझता रहा कि तुम मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, क्योंकि मोहनदासा ने तुम्हारे कंधे से डिवाइस निकलवा कर अपने आदमी को डिवाइस देकर प्लेन में दिल्ली के लिए रवाना कर दिया था। तुमने हर कदम पर कमाल कर दिया। तुमने अपने बारे में कभी नहीं बताया कि तुम कौन। तुमने तो रिम्मी को भी अपने जाल में फंसा लिया, जबकि वो मोहनदासा के लिए काम करती तुम्हारे साथ चिपकी हुई थी। उसके आशिक कुंदा मालवीय ने मुंबई के लड़कों को इकट्ठा किया और नागरिक के ठिकाने पर हमला बोलकर जगमोहन को छुड़ा लिया। तुम रिम्मी और उसका आशिक कुंदा मालवीय एक हो चुके हो, और मोहनदासा समझता रहा कि रिम्मी उसके लिए काम करती है। मैं कुंदा मालवीय को नहीं जानता। ये तो जानते ही हो डॉन जी कि उसने जगमोहन को छुड़ाने के लिए ये सारा काम किया है। रिम्मी ने ही सारे इंतजाम किए हैं। रिम्मी से आशिकी हो गई है तुम्हारी क्या? मैं आशिकी जैसा काम नहीं करता। तो रिम्मी ने ये काम क्यों किया? मैंने उसे बता दिया था कि जो भी जगमोहन को आज़ाद कराएगा उसे मेरे हवाले करेगा। वो मुगल बादशाह का खजाना पाने के मामले में मेरा साथी बनेगा। तो ये काम रिम्मी ने कुंदा मालवीय से करा दिया। मतलब कि रिम्मी ने मोहनदासा को बाहर कर दिया? इससे मुझे कोई मतलब नहीं, देवराज चांद ने कहा। वो वैन तो मोहनदासा ने भेजी थी, जिसके बीच में डॉक्टर था, और उसने चलती वैन में तुम्हारे कंधे से डिवाइस निकाली। मोहनदासा से मेरी सीधी बात नहीं थी। ये काम रिम्मी ने किया। मोहनदासा डिवाइस निकलने तक तुमसे दूर रहना चाहता था कि नागरे को पता न लगे कि तुम दासा से मिले हो। दासा तो अब खुद ही पटखनी खा गया। रिम्मी ने उसे जबरदस्त झटका दिया। ये सब चालें तुम्हारी थी। तुमने तो कमाल कर दिया डॉन जी। नागरे को भी जबरदस्त झटका दिया, मोहनदासा को भी नचा दिया, और जगमोहन को आजाद कराकर रिम्मी को अपने फेर में कर लिया। खेल खेलना कोई तुमसे सीखे। मैं तो तुम्हारा कायल हो गया। मैंने कुछ नहीं किया है। जो किया है रिम्मी ने किया है। उसके करने के पीछे दिमाग तो तुम्हारा ही है, मैं नहीं। अब क्या करोगे? मतलब जगमोहन तो आजाद हो गया, डिवाइस रूपी बम का खतरा भी तुम्हारे कंधे से निकल गया। रिम्मी को मुगल बादशाह की दौलत में से हिस्सा दोगे? दूसरी तरफ से शांत स्वर में कहा गया। अगर मुगल बादशाह की दौलत मिली तो जरूर दूंगा।
क्योंकि मैंने उसे जबान दी थी कि जो जगमोहन को आज़ाद कराकर मेरे सामने लाएगा उसे आधा हिस्सा दूंगा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, तुम भी उस दौलत के पीछे हो? ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? तुम शुरू से इस मामले में दखल दे रहे हो, मुझ पर नजर रख रहे हो और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते कि कौन हो। वक्त वक्त पर मुझे मेरे काम की खबरें दे रहे हो। तुम भी मुगल बादशाह की दौलत पाने के फेर में हो, वरना इस मामले में इसके सिवाय कोई और दिलचस्पी का सामान नहीं है। देवराज चौहान ने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला कर रहा हूं, तुम्हें खतरे से बचाने के लिए खबरें दे रहा हूं। वजह तो मुगल बादशाह की दौलत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये सब इसलिए कर रहा हूं कि तुम मुझे प्यारे लगते हो। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। डॉन जी, सुन रहा हूं, देवराज चौहान बोला। खामोश क्यों हो गए? सोच रहा हूं कि तुम कब सामने आओगे। सामने आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं दूर रहकर ही तुम्हें बचाता। मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंचना आसान नहीं है। अगर तुम ये सोचो कि मैं सीधा कहीं पर जाकर उस दौलत को बोरे में भर लूंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। शायद वहां कुछ भी ना हो। देवराज चौहान ने कहा, ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? ताकि मैं तुम्हारी आंखें खोल सकूं। मैं मुझे किसी भी तरह की दौलत में दिलचस्पी नहीं है। उधर से आवाज आई, सच में? कसम से? तो फिर सामने क्यों नहीं आ जाते? खुद को छिपा क्यों रखा है? मेरे पास आओ और कंधे से कंधा मिलाकर मेरी सहायता। डॉन जी, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं दूसरे लोगों की नजरों में आ जाऊंगा। अब तो मैं किसी की नजर में नहीं हूं। यही तो बताने के लिए फोन किया है कि गलतफहमी में मत रहना। तुम टोनी पार्कर के आदमी जितेन की नजरों में हो। जहां तुम हो वो उसके बाहर ही एक कार में टिका हुआ है। एक और आदमी भी, उदयराम, जो कि ग्रीन होटल के बाहर तब पहुंचा था, वो भी वहीं है। जब तुम होटल से बाहर निकलकर वैन में बैठकर जाने वाले थे डिवाइस निकलवाने के लिए, वो भी तब से तुम्हारे पीछे है। मैंने उसके बारे में पता किया। वो नागरिक किले वाले का आदमी है। और पहला वाला किसका आदमी है? बताया तो, टोनी पार्कर का। ये वही है, जब तुम रिम्मी से कार लेकर भागे तो इसने तुम्हारा पीछा किया। पर मैंने तो उससे पीछा छुड़ा लिया था। लेकिन वो अब भी यहाँ है। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। सोहनलाल ने इशारे से पूछा कि क्या बात है। यही बताने के लिए फोन किया था। उधर से उसकी आवाज आई, तुम ये समझ लो डॉन जी कि सफर तुम्हारा आसान नहीं है। तुम सोचते हो कि मुगल बादशाह की दौलत तक आसानी से पहुंच जाओगे, परंतु तुम सबकी नजरों में हो। मैं जानता था कि तुम इस गलत फहमी में हो सकते हो, और ऐसा ही हुआ। टोनी पार्कर और एक अन्य आदमी की नजरों में तुम हो। तुम पर आराम से निगाह रखकर वो लोग इस इंतजार में हैं कि तुम कब मुगल बादशाह की दौलत के करीब पहुंचते हो, और तब वो तुम्हें साफ कर देंगे। मोहनदास भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि वह शुरू से ही काफी मेहनत कर रहा है इस मुगल बादशाह की दौलत को पाने के लिए। उधर नागरे किले वाले को पैसे की जरूरत है, क्योंकि वो अपने वैज्ञानिक भाई मुरारे के साथ मिलकर सिंथेटिक व्यक्तियों की फौज खड़ी करना चाहता है। तुमने देखा सिंथेटिक आदमी जब तुम नागरे की कैद में? देखा, नागरे ने दिखाया था। वो सच में कमाल की चीज है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। और टोनी पार्कर जैसे अंडरवर्ल्ड के दादा को तो हर वक्त ही पैसे की चाह रहती है। तुम्हारी राहें अभी बहुत कठिन है डॉन जी। तुमने नागरे का वो सिंथेटिक आदमी देखा? देवराज चौहान ने पूछा। इन सब बातों को अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे हमारे चैनल पर 100 माइल्स ऑडियो बुक को जरूर सुनें। वो इस ऑडियो बुक का पिछला पार्ट है। नहीं, उधर से कहा गया। तो तुम्हें सिंथेटिक आदमी के बारे में कैसे पता चला? नागरिक के विचारों के बारे में कैसे पता चला? मैं सब पर नजर रखता हूँ, जैसे कि तुम पर नजर रख रहा हूँ। मुझे सब पता है। तुम मुझे सबसे खतरनाक इंसान लगते हो। क्यों मजाक करते हो डॉन जी? उधर से हंसकर कहा गया, और फोन बंद हो गया।
देवराज चौहान ने सोच में डूबे मोबाइल कान से हटाया। क्या बात है? सोहनलाल ने पूछा। हम पर नजर रखी जा रही है? हाँ, देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखकर सिर हिलाया। टोनी पार्कर का आदमी जितेन बाहर नजर रख रहा है और एक अन्य आदमी भी है। वो आदमी मोहनदासा या नागरे का आदमी हो सकता है। और ये आदमी कौन है जिसका फोन आया? पता नहीं कौन है। जब से मेरा इस मामले में दखल हुआ, जब से मैं नागरिक की कैद से निकला, तब से इस आदमी की नजरों में हूं। ये मुझे अभी तक तो मेरे फायदे की बातें ही बताता रहा है। जैसे कि अब बताई, देवराज चौहान बोला। ये चाहता क्या है? यकीनन इसकी नजर भी मुगल बादशाह की उस दौलत पर है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। ये आदमी अपने बारे में नहीं बताता। नहीं बताता। कहता है वो दौलत के फेर में भी नहीं है। बकवास करता है। सोहनलाल ने मुंह बनाया। जानता हूं। मुझ पर नजर रखने की कोई और वजह हो ही नहीं सकती। वो ऐसी खबरें मुझे देता है जिससे कि आने वाले खतरों का मुझे पहले ही पता चले और मैं बच निकलूं। ऐसा शायद वो इसलिए कर रहा है कि मुगल बादशाह की दबी पड़ी दौलत तक पहुंचने के लिए मैं सलामत रहूं। कहकर देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। ऐसा आदमी वक्त आने पर ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जानता हूं। तुमने इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मैंने तो सबसे पीछा छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु बात नहीं बनी, क्योंकि मुझे घूम फिर कर वहीं आना पड़ता था। परंतु अब ऐसी कोई बंदिश नहीं है। अब की बार पीछा छूट गया है तो मैं सबकी निगाहों से बच सकता हूं। परंतु इस आदमी के पास हर किसी की खबर है। टोनी पार्कर, मोहनदासा और नागरे केले वाले की पूरी खबरें इसके पास रहती हैं। ये मुझे डॉन जी कहकर बुलाता है। सोहनलाल की सोच भरी निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर रही। अब क्या करना है? देवराज चौहान ने पूछा। बाहर मेरा आदमी कार छोड़कर जा चुका है, परंतु वहां मुझ पर नजर रखने वाले भी मौजूद हैं। हमें उस कार का मुंह छोड़ना होगा। तो बंगले के पीछे से निकलने का कोई रास्ता होगा? मालूम नहीं, पता करता हूं। अगर पीछे रास्ता हुआ तो वहां भी नजर रखी जा रही हो सकती है। सही कहा। रास्ते का पता कर, उसके बाद ही इस बारे में कुछ तय कर पाएंगे, देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल बाहर निकल गया। अगला दृश्य। जितेन उस बंगले के सामने से कुछ हटकर कार में बैठा बंगले पर नजर रख रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। हेलो। जितेन ने बंगले पर नजरें रखे सतर्क अंदाज में बात की। सब ठीक है? टोनी पार्कर की आवाज कानों में पड़ी। ओह पार्कर साहब, जितेन संभला। सब ठीक है। देवराज चौहान अभी बंगले से बाहर नहीं निकला। बंगले के पीछे भी रास्ता है? टोनी पार्कर की आवाज कान में पड़ी। ओह, फिर तो मैं चूक गया। चिंता मत करो, मैंने पीछे की तरफ आदमी लगाकर सब ठीक कर दिया है। ये बढ़िया किया। तेरे को मोहम्मद खान ने फोन नहीं किया? मैंने फोन किया। कारण नहीं पूछेगा? टोनी पार्कर ने उदास से कहा। मैं समझा नहीं, जितेन ने अनजान बनते हुए कहा, जबकि रात में ही मोहनदासा जितेन को बता चुका था कि मोहम्मद खान को किसी ने शूट कर दिया। जितेन दासा से पैसे लेकर देवराज की खबरें उसे भी दे रहा था। मोहम्मद खान को कल शाम शूट कर दिया किसी ने, टोनी पार्कर बोला। क्या? जितेन दिखावे के लिए चौंका। किसने किया ये सब? उसी ने ही जिसने त्रेहन को शूट किया था। चंकी नाम का पेशेवर हत्यारा है वो। किसी ने उसे मुझे बर्बाद करने पर लगाया हुआ है। कमीना हाथ हुई तो नहीं आ रहा। मेरा बहुत नुकसान कर दिया उसने त्रेहन और मोहम्मद खान को मारकर। जानता है तू उसे? किसे? जितेन के होठों से निकला। चंकी को? नहीं, नहीं जानता। नाम भी नहीं सुना? तूने नाम भी नहीं सुना और वो बहुत समझदारी से अपना काम निपटाता जा रहा है। उसे आपके पीछे किसने लगाया है? यही तो पता नहीं। टोनी पार्कर की आवाज में कठोरता आई। लेकिन कोई मुझे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने तेरे बारे में सोचा है जितेन।
ये मामला निपट जाए फिर तू मेरा राइट हैंड बनेगा, मोहम्मद खान की जगह लेगा। ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, जितेन ने संभले स्वर में कहा। रिम्मी नाम की छोकरी ने मोहनदासा की भी कील ठोक दी। मोहनदासा के इशारे पर काम करती थी वो। देवराज चौहान के संपर्क में थी कि अचानक उसके आशिक कुंदा मालवीय ने मुंबई के लड़कों को इकट्ठा करके नागरे के पास कैद जगमोहन को छुड़ा लिया और वो देवराज चौहान से जा मिली। मोहनदासा से संपर्क तोड़ लिया उसने। पर मोहनदासा रिम्मी को ढूंढ लेगा। अभी सारा मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है। देवराज चौहान पता नहीं क्या करना चाहता है। पहुंचेगा तो वो मुगल बादशाह की दौलत तक ही। हमें उस पर हर वक्त नजर रखनी है। सुन, जो आदमी बंगले के पीछे मौजूद है उसे मैंने तेरा मोबाइल नंबर दे दिया है। अगर वो वहां से बाहर निकलता है तो तुझे तुरंत फोन पर खबर कर देगा। ठीक है। देवराज चौहान के साथ एक और भी है। वो उसकी पुरानी पहचान का लगता है कोई। वो कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ मुगल बादशाह की दबी दौलत तक पहुंचना है। उस चंकी को ढूंढने के लिए आदमी लगा रखे हैं आपने? जितेन ने पूछा। आदमी इसी काम पर हैं, परंतु मेरा ज्यादा ध्यान मुगल बादशाह की दौलत पर। पार्कर साहब, आप लापरवाही कर रहे हैं। चंकी ने कुछ सोचकर ही पहले त्रेहन को और अब मोहम्मद खान को शूट किया है। मेरा ख्याल है उसका असली निशाना आप हैं। आप ठीक कहते हैं, किसी ने उसे आपको खत्म करने का काम दिया है। चंकी ने सब्र के साथ काम लेते हुए नीचे से शुरुआत की और पहले त्रेहन को फिर मोहम्मद खान को मारा। और अब मेरी बारी है, यही कहना चाहता है? टोनी पार्कर ने दांत भींचकर कहा। आपको सतर्क रहना चाहिए। मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता। मैं अंडरग्राउंड हो चुका हूं रात से ही। कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ हूं। ये ठीक किया। चंकी बचने वाला नहीं। उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरे आदमी उस तक पहुंचे। मैं समझ गया। जितेन की निगाह सतर्क हो जितेन की सतर्क निगाह हर तरफ घूम रही थी। अब तू ही मेरा सबसे खास आदमी है। जी। देवराज चौहान के बारे में जो भी खबर हो मुझे बराबर देते रहना। इसके साथ ही उधर से टोनी पार्कर ने फोन बंद कर दिया। जितेन ने कान से फोन हटाया। चेहरे पर सोच के भाव थे। नजरें हर तरफ घूम रही थी। कुछ मिनट इसी प्रकार बैठा रहा। फिर पुनः फोन बज उठा। हेलो। जितेन ने फोन को पुनः कान से लगाया। रात 50 लाख तेरे बताए पते पर पहुंचा दिए। पता कर लिया होगा तुमने? मोहनदासा की आवाज कानों में पड़ी। पता करने की क्या जरूरत है? जितेन संभले स्वर में बोला। आपका कहना ही काफी है। समझदार है तू। उधर से दासा हंसा। देवराज चौहान अब कहाँ है? उसी बंगले पर। मालूम है, मैंने यूं ही पूछा। अपने लोग भी अब उधर पहुंच चुके हैं। आपके आदमी? पर मुझे तो कोई नहीं दिखा। तेरे को दिखेंगे तो फायदा ही क्या? वो साली कुतिया रिम्मी धोखा देकर भाग गई, गद्दारी कर गई मुझसे। नहीं तो सारी बाजी मेरे हाथ में ही थी। बहुत बुरी मौत मारूंगा उस कुतिया को। उधर से मोहनदासा गुर्रा पड़ा। चंद पल चुप रहकर जितेन कह उठा। दासा साहब, मुझ पर खतरा आ सकता है, क्योंकि मैं आपको खबरें दे रहा हूं। तू चिंता क्यों करता है? तेरे को कह रखा है कि ऐसा कुछ हो तो तू सीधा मेरे पास पहुंच जाना। तेरे को कंधों पर बिठाऊंगा। तेरे को दोस्त बोल दिया तो तेरे साथ दोस्त बनकर भी रहूंगा। अभी आ जा। आता है क्या? अभी तो सब ठीक। जब ठीक ना लगे तब आ जाना। पार्कर साहब का भी फोन आया था। उन्होंने मोहम्मद खान के बारे में बताया। फिर मोहनदासा की आवाज कानों में पड़ी। मैंने तो तेरे को ये खबर कल शाम ही बता दी थी। जी, परंतु मैंने ये जाहिर किया कि जैसे अभी अभी मोहम्मद खान के मरने का पता चला। ये चंकी कौन है? तू क्यों पूछता है? पार्कर साहब कह रहे थे कि चंकी नाम के हत्यारे ने ही त्रेहन और मोहम्मद खान को मारा है और अब वो उसे मारेगा। अच्छा, ऐसा कहा पार्कर भाई ने? जी हाँ, परंतु पार्कर साहब ने बताया कि वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। पार्कर भाई अंडरग्राउंड कैसे रहेगा? वो तो मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंचने के जुगाड़ में है। जो मुझे कहा वो मैंने आपको बता दिया। पार्कर भाई बाहर निकलेगा।
मुगल बादशाह की दौलत पाने के लिए। उधर से दासा ने शांत स्वर में कहा, ये तो है। जितेन ने सर हिलाया। तू मुझे सब तरह की खबरें देते रहना। जी हाँ, परंतु ये चंकी कौन है? पेशेवर हत्यारा है। मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुन रखा। मैंने सुना है एक दो बार। तू क्यों परेशान होता है फालतू का सोच के? देवराज चौहान पर नजर रख। वही कर रहा हूं। अगला दृश्य। नागरे केले वाला ने गोपाल नाले को देखा, जो कि अभी अभी कमरे में पहुंचा था। फार्म हाउस वाला ठिकाना फिलहाल तो छोड़ दिया था, उधर की हालत बहुत बुरी थी। उसके 25 आदमियों की लाशें वहां बिखर गई थी। कुंदा मालवीय ने जबरदस्त ताकत के साथ जगमोहन को छुड़ाने के लिए हमला किया था। और तो और पुलिस के बड़े अफसरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि इस बार वो उसका साथ नहीं दे सकते। नागरे ने बहुत मोटी रकम देकर पुलिस वालों को संभाला था। इस वक्त नागरे ऐसी जगह पर था जहां के बारे में कोई नहीं जानता था। खबर बता, नागरे ने गोपाल नाले से कहा। बढ़िया खबर नहीं है, गोपाल नाले शांत स्वर में बोला। कुंदा मालवीय के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही। जगमोहन अभी उसी के पास है, क्योंकि देवराज चांद पर नजर रख रहे उदयराम ने बताया कि उस बंगले की बरसाती पर देवराज चौहान सोहनलाल नाम के आदमी के साथ है। सोहनलाल को उदयराम जानता है। वो मशहूर तिजोरी तोड़ है और देवराज चौहान के साथ अक्सर जुड़ा रहता है। परंतु वहां पर तो उदयराम को जगमोहन की झलक नहीं मिली। तो जगमोहन अभी भी कुंदा मालवीय के साथ है। खबर तो यही है। कुंदा मामूली सा गैंगस्टर है। मेरे खिलाफ खड़े होने की उसकी हिम्मत नहीं, परंतु ऐसा कर डाला उसने। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कुंदा मालवीय ने रिम्मी नाम की लड़की की शय पर यह सब किया है। रिम्मी और मालवीय में आशिकी है। वो मोहनदासा के लिए कई सालों से काम कर रही है और पता चला है कि वो तेज तर्रार है। उन दिनों मोहनदासा ने उसे देवराज चौहान के साथ चिपका रखा था। रिम्मी और देवराज चौहान में बातचीत भी होती थी। रिम्मी की सहायता से ही देवराज चौहान ने अपने कंधे की चिप निकलवा ली। इस दौरान देवराज चौहान और रिम्मी में खिचड़ी पक गई और रिम्मी का आशिक कुंदा मालवीय इस मामले में तब दिखा जब जब जगमोहन को छुड़ाने के लिए उसने हमारे फार्म हाउस वाले बंगले पर हमला कर दिया। उसने बहुत मेहनत की होगी मुंबई के लड़कों को इकट्ठा करने में, परंतु वक्त से पहले उसने किसी को नहीं बताया कि क्या काम करना है। बताया होता तो हम तक खबर पहले ही आ जाती। जिन लड़कों से उसने काम लिया उनसे बात की नाले? नागरे ने पूछा। 8-10 को पकड़ा, बात की, परंतु उनका कहना है कि वो नहीं जानते थे कि उनसे क्या काम लिया जाने वाला है। अगले दिन ट्रक में भरकर उन्हें एक फार्म हाउस के बाहर पहुंचा दिया गया और बताया कि इस फार्म हाउस में कोई कैद है, उसे छुड़ाना है। हथियारबंद 15-20 आदमी पहरे पर हैं। सबको उड़ाना है। इस काम में उन्हें काफी पैसा दिया गया। वो कहते हैं उन्हें नहीं पता था कि ये नागरे साहब की जगह थी। क्या किया उनका? नागरे होंठ भींचकर बोला। छोड़ दिया। छोड़ा क्यों? सालों को कुत्ते की मौत मारकर। नागरे साहब, ऐसा करना ठीक नहीं था। फार्म हाउस पर अभी भारी लफड़ा होकर हटा है। ऐसे में हमला करने वालों की लाशें पुलिस को मिलने लग जाती तो पुलिस हमारे खिलाफ हो जाती। नागरे ने कसकर होंठ भींच रखे थे। फिर उनकी संख्या 150 के आसपास है। उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। उनके पीछे पड़कर अपना ही काम खराब होगा। हमारा शिकार तो कुन्ना मालवीय है। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे आदमी उसकी खबर पाने के लिए दौड़ रहे हैं। मेरे को नहीं पता देवराज चौहान के लिए जगमोहन मेरे को नहीं पता था कि देवराज चौहान के लिए जगमोहन इतना जरूरी था। पता होता तो जब देवराज चौहान मेरे पास कैद था तो तभी जगमोहन के दम पर आसानी से मुगल बादशाह की दौलत के बारे में उससे जान लेता। गोपाल नाले खामोश रहा। देवराज चौहान अभी भी खार के उस बंगले की बरसाती पर मौजूद है ना? हाँ, साथ में सोहनलाल है। उदयराम ठीक से उस पर नजर रख रहा है। उसके पास 2-4 आदमी और भिजवा दे। वो तो मैंने रात को ही भिजवा दिए थे, नाले ने कहा। अब देवराज चौहान मुगल बादशाह की दौलत तक जरूर पहुंचेगा। वो सिक्का मैंने उसे दे दिया था जिसके दम पर दौलत तक पहुंचा जा सकता है। नागरे शब्दों को चबाकर घुर्रा कर बोला। मुगल बादशाह की वो दौलत मेरी है। मैंने मुरारे के साथ मिलकर सिंथेटिक आदमियों की फौज तैयार करनी है।
उस दौलत की सबसे ज्यादा मुझे जरूरत है। टोनी पार्कर और मोहनदासा के हाथ वो दौलत नहीं लगनी चाहिए, परंतु ये दोनों साले मुसीबत बनकर खड़े। मोहनदासा तो हमसे पहले ही इस दौड़ में शामिल है। आप इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल पर पूर्व प्रकाशित ऑडियो बुक 100 माइल्स सुन सकते हैं। नागरे ने गुस्से भरी निगाहों से गोपाल नाले को देखा। परंतु टोनी पार्कर इस दौड़ में पिछड़ सकता है। पहले त्रेहन को मारा, कल शाम मोहम्मद खान को भी मार। ये काम चंकी ने मोहनदासा के इशारे पर किया है। नागरे कह उठा। पक्का? हाँ, इस बात की खबर मेरे पास कि चंकी मोहनदासा के लिए काम कर रहा है बहुत पहले ही आ गई थी। तो आपने पार्कर भाई को नहीं बताई ये बात? क्या फायदा, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती और हम देवराज चौहान पर निगाह रखे मुगलों की दौलत तक पहुंच। ये बात पार्कर भी तो सोच सकता है कि मैं उसे जानबूझकर मोहनदासा से लड़वा रहा हूं। इन हालातों में हमारा चुप रहना ही ठीक है। चंकी अब पार्कर को शूट करने की चेष्टा में होगा। वो सफल हो जाता है तो पार्कर खुद ब खुद ही हमारे लिए साफ हो जाएगा। मोहनदासा ने चंकी को तब ये काम सौंपा था जब टोनी पार्कर ने दासा से सिक्का लेकर मेरे हवाले करके मोहनदासा को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका था। मुझे तो शक था कि दासा तभी टोनी पार्कर पर हमला बोल देगा। तब उसके आदमी भी वहां पर थे, परंतु उस वक्त दासा जाने क्यों चुप कर गया था और बाद में चंकी नाम के हत्यारे को पार्कर का काम खत्म करने का काम सौंपा। और चंकी ने अपना काम त्रेहन से शुरू किया। वो शायद पार्कर को कमजोर करके उसे शूट करने का आसान मौका चाहता है। आपको लगता है कि चंकी सफल होगा? देखते हैं। अभी तक तो वो सफल हो ही रहा है। तभी नागरे का मोबाइल बजा। नागरे ने मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर आया नंबर देखा, फिर नाले से कहा, कोई काम की खबर हो तो मुझे फौरन बताना। ये नाले के लिए इशारा था कि उसे अकेला छोड़ दे। नाले सिर हिलाकर बाहर निकल गया। कहो, नागरे ने मोबाइल कान से लगाते हुए कॉलिंग स्विच दबाकर बात की। ठीक तो हो? मुन्नी की आवाज कानों में पड़ी। मुझे तो हर वक्त आप ही की चिंता लगी रहती है कि कहीं आपको कुछ ना हो जाए। हालात बहुत खराब हुए पड़े हैं। कुन्ना मालवे हाथ लगा कि नहीं? अभी नहीं। बाहर हर तरफ तो नजर होगी तुम्हारी। हाँ, कोई खास खबर हो तो कहो। खास तो कुछ नहीं है। देवराज चौहान खार के एक बंगले की बरसाती पर मौजूद है। साथ में उसका साथी सोहनलाल भी है। बहुत पैनी नजर है तुम्हारी, नागरे ने शांत स्वर में कहा। आप जैसी नजरें मेरे पास कहाँ? मुन्नी का अदा भरा स्वर कानों में पड़ा। खार के उस बंगले के बाहर टोनी पार्कर का आदमी जितेन है। उस बंगले के पीछे भी पार्कर के 2 आदमी फैले हैं। मोहनदासा के 2 आदमी भी वहां नजर रख रहे हैं। देवराज चौहान पूरी तरह से घिरा पड़ा है। ये तो गलत बात है मुन्नी, नागरे ने होंठ से कोड़कर कहा। क्यों? मैं तो इस इंतजार में हूं कि देवराज चौहान वहां से निकलकर मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंचे। इन हालातों में वो अपनी मनमानी कैसे कर सकता है? सबकी नजर तो उस पर है। कुछ करना होगा मुझे। तुम्हारा उदयराम भी तो वहां है। मुन्नी, तू तो मेरी जान लेकर रहेगी। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मुन्नी के स्वर में हंसी शामिल हो गई। तेरी जानकारी सटीक होती है। सब तुमसे ही तो सीखा है। कभी कभी मुझे लगता है कि तू मेरे से भी आगे निकल गई है। हूं तो आपकी मुन्नी ही। वो पुनः हंसी। मुरारे आया? नागरे ने पूछा। वो तो कई दिन से नहीं आया। उसका फोन भी नहीं? नहीं। कमाल है, मुझे भी फोन नहीं किया। करता क्या, कर क्या रहा है वो? अमरीकी सरकार से तो चेहरा बदल कर बच गया। कम से कम मुझे तो फोन करता रहता। लापरवाह हो गया है। ये तुम जानो, तुम्हारा भाई है। मैंने तो उसे तेरे पास भेजा था कि तू उसे बांध कर रखेगी। उस पर काबू नहीं पा सकी तू। घोड़े एक जगह बंधकर तो नहीं रहते। मुंह मारा और निकल गए। मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो मुंह भरने में ही व्यस्त रही, पर वो रुका नहीं, चलता बना। जबरदस्ती करती तो बुरा बन मानता। ठीक है, ठीक है। मुरारे का फोन आया तो बात करूंगा उससे। और
ढीले मत पड़ना तुम। सिंथेटिक आदमी की फौज बनाने के लिए मुगल बादशाह की दौलत ही काम आएगी। 10, 20, 50 करोड़ तो तू आसानी से लगा देता, परंतु इतने से काम कैसे चलेगा? उसके लिए ज्यादा दौलत चाहिए। मुगल बादशाह की दौलत मुझे ही मिलेगी मुन्नी। ऐसा हो जाए तो और चाहिए क्या? मैं तेरे को सबसे ताकतवर आदमी के रूप में देखना चाहती हूँ। बंद कर, कोई काम याद आया, वो कर लेने दे, कहकर नागरे ने फोन काटा और गोपाल नाले का नंबर मिलाया। उसे तुरंत आने को कहा और फोन बंद करके हाथ में पकड़कर सोचने लगा। गोपाल नाले आ पहुंचा। नाले, नागरे बोला, मैंने अभी सारे हालातों पर गौर किया। जहां देवराज चौहान है वहां मोहनदासा और टोनी पार्कर के आदमी हैं। ऐसे में देवराज चौहान मुगल बादशाह की दौलत तक जाना चाहेगा तो भी नहीं जा पाएगा। ये बात तो है, गोपाल नाले ने सिर हिलाया, जबकि हम इंतजार कर रहे हैं कि देवराज चौहान उस दौलत तक जाए। पार्कर और दासा के आदमी काम खराब कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि देवराज चौहान हाथ से निकल जाए। पार्कर के आदमी तो बंगले के पीछे की तरफ भी नजर रखे हैं, यानी कि देवराज चौहान किधर से भी निकले उनकी नजर में रहेगा। देवराज चौहान भी भांप लेगा कि उस पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में वो दौलत की तरफ नहीं जाने वाला। गोपाल नाले सतर्क हो गया। नजरें नागरे पर थी। अपने 10-15 आदमी वहां भेज और पार्कर दासा के आदमियों को आराम से वहां से हटा दे। अभी इंतजाम करता हूं। शोर ना हो वहां, सब काम खामोशी से हो। गोपाल नाले ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। नागरे ने मुन्नी को फोन किया। मेरे तो भाग जाग उठे जो तुमने फोन कर दिया। छूटते ही मुन्नी का स्वर कानों में पड़ा। आ रहे हो? कुन्ना मालवे के बारे में तूने नहीं बताया कुछ, नागरे ने कहा। मुन्नी की गहरी सांस लेने की आवाज आई। कुंदा मालवे, रिम्मी और जगमोहन इस वक्त इकट्ठे ही हैं, नागरे पुनः बोला। कोई खबर नहीं। तू तो हर तरफ की खबरें रखती है। ये खबर नहीं है। कोशिश की पर पता नहीं लगा कुंदा मालवे का। पता लगा? कोशिश तो कर रही हूँ। तुम क्या अब देवराज चौहान का रास्ता साफ करोगे? पार्कर और दासा के आदमियों को वहां से दूर की सोच लेती है तू मुन्नी, नागरे मुस्कुरा पड़ा। तुम चाहते हो कि देवराज चौहान जल्द से जल्द मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंचे, तो यही एक रास्ता है। एक आध घंटे में देवराज चौहान का रास्ता साफ हो जाएगा। मतलब कि नाले इंतजाम कर रहा है? हाँ। तू कुंदा मालवे का पता कर। लगी तो हूं इस काम पर। तुम्हारा मन नहीं करता मेरे पास आने का? मुन्नी ने नाराजगी से पूछा। करता है, परंतु हालात मुझे फुर्सत नहीं दे रहे। मैं आऊं क्या? मैं कहीं छिप कर रह रहा हूं। मेरे से क्या छिपोगे? साइन के फ्लैट पर तुम रात को नाले के साथ पहुंचे थे। नागरे एकाएक कुछ न कह सका। फिर उसने गहरी सांस ली। हैरान हो गए? मुन्नी का मुस्कुराहट भरा स्वर नागरे के कानों में पड़ा। तुम तो मुझ पर भी अपने तीर गड़ाए हुए हो। तुम्हारे भले के लिए। मुझे हर वक्त तुम्हारी चिंता है। कौन रख रहा है मुझ पर नजर? कोई भी नहीं, पर मुझे तुम्हारे बारे में पूरी खबर। तो तुम बताना नहीं चाहती तुमने किसको मुझ पर लगा रखा है? मेरा खास आदमी है, मेरे भरोसे का। तुम खतरे में पड़ोगे तो वो मुझे पहले खबर कर देगा और मैं तुम्हें। कुंदा मालवे का पता लगा, उसे ठोकना है, नागरे ने कहा। तूने बताया नहीं। मैं आऊं क्या तेरे पास? अभी नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं उलझा पड़ा हूं, नागरे ने कहा। आधे घंटे में फुर्सत दे दूंगी, कसम से। नागरे ने कुछ कहने की अपेक्षा फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। फोन बंद होते ही मुन्नी के होंठों पर मुस्कान आ ठहरी। माथे पर आई बलों की लट को उसने पीछे किया और टांगे फैलाकर बेड पर बैठ गई और फोन का नंबर मिलाकर उसने कान से लगा लिया। हेलो, जाना पहचाना स्वर मुन्नी के कानों में पड़ा। क्या हाल है जानू? मुन्नी ने शरारती स्वर में कहा। एकदम ठीक हूं, उधर से मुस्कुराहट भरा स्वर आया। तुम्हारे शरीर की गर्मी की जरूरत है। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, दरवाजे खुले हैं, आ जाओ। अभी मैं व्यस्त हूँ। देवराज चौहान पर नजर है। देवराज चौहान पर भी नजर है और उस पर नजर रखने वालों पर भी नजर है। नागरे आदमी भेज रहा है,
कि देवराज चांद के आसपास कोई न रहे। समझ गया, फिर तो शोर शराबा होगा। पता चल जाएगा, मुन्नी बोली। देवराज चांद का क्या प्रोग्राम है? बात की थी कुछ देर पहले, परंतु उसने कुछ बताया नहीं। तुम्हारी इस खबर पर फिर बात करता हूँ देवराज चांद से। अगला दृश्य। सोहनलाल ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, बंगले के पीछे की तरफ रास्ता है निकलने का। देख आया है? देवराज चांद गंभीरता भरे स्वर में बोला। सोहनलाल ने सहमति से सर हिलाया। उधर भी नजर रखी जा रही होगी। ये नहीं देख पाया। सोहनलाल ने देवराज चांद को देखा। देवराज चांद के चेहरे पर सोच के भाव आ ठहरे। क्या हुआ? बंगले के पीछे रास्ता है तो वहां भी नजर रखने वाला कोई होगा, देवराज चांद बोला। संभव है, तो क्या किया जाए? अब तक तो पारकर, दासा और नागरे ने यहाँ तगड़ी घेराबंदी कर ली होगी। अगर उन्हें पता हो कि तुम यहाँ हो तो वो तीनों अंडरवर्ल्ड के नामी लोग हैं। वो अवश्य पता लगा चुके होंगे कि पारकर और दासा के लोग तो बाहर हैं ही। डॉन जी कहने वाला आदमी ये बात बता चुका है। तुम्हें उसके कहे पर भरोसा है? हाँ, वो तुमसे चाल खेलता भी हो सकता है। अभी तक वो मेरे साथ ठीक चल रहा है। जब वो गलत चलेगा, मुझे एहसास हो जाएगा। सोहनलाल मुस्कुराकर बोला, तुम उसे जानते नहीं, उसे देखा नहीं। वो सिर्फ फोन करता है और तुम उसका भरोसा कर लेते हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। तभी मोबाइल बजने लगा देवराज चौहान का। उसने स्क्रीन पर आया नंबर देखा। उसी का है, कहते हुए देवराज चौहान ने कॉलिंग स्विच दबाकर फोन कान से लगा लिया। हेलो। ये अब कोई नया तीर छोड़ेगा, सोहनलाल ने मुंह बनाया। सोहनलाल क्या कह रहा है डॉन जी? उधर से कहा गया। तुम्हारे काम की बात नहीं है। वैसे सोहनलाल नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी बातों का भरोसा करूं। शुक्रिया मेरी बातों का भरोसा करने के लिए, उधर से हंसकर कहा गया। तुमने ये कैसे जाना कि मेरे साथ जो है उसका नाम सोहनलाल है? देवराज चौहान ने पूछा। अपने काम की खबर मैं निकाल ही लेता हूं। तुम अकेले तो नहीं हो सकते। तुम्हारे कई साथी तुम्हारा काम में साथ दे रहे होंगे, देवराज चौहान बोला। उधर से जवाब नहीं दिया गया। चुप क्यों हो गए? तुम्हारी उत्सुकता शांत करने के लिए बता देता हूं कि मैं अकेला हूं। यकीन नहीं होता? यकीन कर लो, तुम झूठ बोल रहे हो। जिस तरह तुम काम कर रहे हो उस तरह कोई अकेले काम नहीं कर सकता। डॉन जी, मैंने जिस बात के लिए फोन किया है तुम्हें वो सुन लेनी चाहिए। वो बात महत्वपूर्ण है। कहो। बंगले के पीछे की तरफ भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि वहां से निकलने का रास्ता है। देवराज चांद के चेहरे पर गंभीरता उभरी। तुम देर सवेर में वहां से निकलना चाहोगे, परंतु नजर रखने वालों से तुम्हें परेशानी हो रही होगी। तुम तो मेरे दिल की बात जान लेते हो। देवराज चांद गंभीर था। मुझे अभी भी पता चला है कि नागरे के कुछ आदमी यहाँ पहुंच रहे हैं। वो यहाँ नजर रखने वाले सब लोगों को हटा देंगे कि तुम यहाँ से बिना किसी की नजर में आए निकल सको। परंतु इसके पीछे नागरे की चाल ये है कि उसके लोग तुम पर नजर रखेंगे और तुम्हारे पीछे आकर ये देखेंगे कि तुम कब मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंचते हो। मुझे कई बार शक होता है कि तुम नागरे के आदमी हो। वहम मत करो। ये बात तुम्हें कैसे पता चली, जबकि तुम तो कहते हो कि तुम अकेले हो? मैं अकेला ही हूं, परंतु किसी ने मुझे फोन पर यह बात बताई। बताने वाला नागरे के करीब है। देवराज चांद सोच भरे स्वर में बोला। नागरे के वो आदमी कब आएंगे? मैं तुम्हें फोन कर दूंगा डॉन जी। डॉन जी, देवराज चांद बड़बड़ाया। फिर बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं डॉन नहीं डकैती करने वाला हूं, और पर मुझे डॉन जी कहना अच्छा लगता है। इतना कहने के साथ ही उधर से उसने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान ने कान से फोन हटाया। सोहनलाल देवराज चौहान को ही देख रहा था। क्या हुआ? देवराज चौहान ने सोहनलाल को सब कुछ बताया। आखिर ये आदमी क्या चीज है? सोहनलाल ने आंखें सिकोड़ कर कहा। यही तो पता नहीं। अब क्या करें? इंतजार करते हैं। ये फोन करके बताएगा कि कब नागरे के आदमी आए और पारकर दासा के लोगों को बाहर से हटा दिया। ये मामला काफी टेढ़ा हो गया है। ये शुरू से ही टेढ़ा था।
मैं तो इसमें दखल नहीं देना चाहता था, परंतु हालातों ने मुझे इस मामले की तरफ धकेल दिया, देवराज चौहान बोला। जगमोहन से बात कर, पता तो चले कि रिम्मी, कुंदा मालवीय जैसलमेर के लिए चल पड़े हैं या नहीं। देवराज चौहान ने रिम्मी का नंबर मिलाया और मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल गई और जाती रही। कई लंबे पलों के बाद रिम्मी की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, मैं देवराज चौहान। ओह, कैसे हो? रिम्मी की गहरे सांस लेने की आवाज आई। जगमोहन कैसा है? अभी नाश्ता करके हटा है। जैसलमेर के लिए तुम लोग रवाना नहीं हुए? जल्द ही चल पड़ेंगे। जगमोहन से बात कराओ। चंद पल बीतने पर जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। मैं ठीक हूं, पर इन दोनों ने मुझे परेशान कर रखा है। क्यों? साले लैला मजनू की औलाद हैं, बार बार मेरे सामने चिपक जाते हैं, वो भी सुबह सुबह। जगमोहन का व्यंग भरा स्वर कानों में आया। ये कुंदा मालवीय को तो जरा भी सब्र नहीं, जबकि रात भर दोनों एक ही कमरे में बंद रहे। जैसलमेर कब चलने का प्रोग्राम है? मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटे में हम यहाँ से चल देंगे। पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम इन्हें मुगल बादशाह की आधी दौलत देने वाले हो? हाँ, मैंने कहा था कि जो जगमोहन को नागरे की कैद से आज़ाद करा कर लाएगा, उसे आधी दौलत दूंगा। मतलब कि मैं इनके पास से भाग जाऊं तो तुम इन्हें आधी दौलत नहीं दोगे? ये गलती मत करना, बाहर बहुत खतरा है। रिम्मी और कुंदा मालवीय को आधी दौलत जरूर दूंगा अगर वो मिल जाती है तो। आधी ज्यादा है, 5-10% बहुत रहेगा। रिम्मी से बात कराओ। लो, फिर रिम्मी की आवाज कानों में पड़ी। कहो देवराज चौहान, तुम्हारे और कुंदा मालवीय के लिए यकीनन हालात बाहर बहुत खराब होंगे। नागरे भरपूर चेष्टा कर रहा होगा कि जैसे भी हो तुम लोगों को तलाश कर ले। उनके हाथ पड़ने का मतलब है तुम लोगों की मौत। दासा और टोनी पार्कर भी तुम लोगों को तलाश कर रहे होंगे। वो जानते होंगे कि जगमोहन तुम लोगों के पास है। वो जगमोहन को लेकर मुझ पर काबू पाना चाहते होंगे। अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि जगमोहन मेरे लिए कितना कीमती है। मोहनदासा वैसे भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने उसे तगड़ा धोखा दिया है। रिम्मी के गहरे सांस लेने की आवाज आई। क्या बात है? देवराज चौहान ने पूछा। मुझे बाहर के हालातों की पूरी खबर है। मैं किसी से खबरें ले रही हूँ। क्या खबर? नागरे पूरा जोर लगाकर मेरी तलाश करवा रहा है। और मोहनदासा? वो भी। तुम लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा। मुझे जगमोहन की चिंता है। देवराज चौहान बोला। मुझे अपनी और कुंदा मालवीय की भी चिंता है। जगमोहन की चिंता है कि अगर उसे ठीक हाल में तुम्हारे हवाले न किया तो मुगल बादशाह की आधी दौलत हमारे हाथ से निकल जाएगी। हमारी चिंता तुम्हारी चिंता से बड़ी है। रिमी का स्वर उधर से कानों में आ पड़ा। सतर्क रहोगे तो सब ठीक रहेगा। ऐसे वक्त में हमसे लापरवाही की उम्मीद मत रखो। तुम किस हाल में हो? मैं जहां पर हूं वहां मुझ पर नागरे, दासा और पार्कर के आदमी नजर रख रहे हैं। ओह, सिक्का तुम्हारे पास है? हाँ। वो लोग इस ताक में होंगे कि अब तुम मुगल बादशाह की दौलत के पास जाओगे। डिवाइस तो तुम्हारे कंधे से निकल चुकी है, जिसके सहारे नागरे तुम पर नजर रख रहा था। तुम पर भी खतरा कम नहीं है। मेरे लिए ये मामूली बातें हैं। तुम लोग खुद को बचा कर रखो। जैसलमेर पहुंचते ही मुझे खबर करना, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद करके सिगरेट सुलगाई। सोहनलाल कुछ कहने लगा कि देवराज चौहान का फोन पुनः बजा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। सोचा तुमसे बात कर ही लूं। मोहनदासा का शांत स्वर कान में पड़ा। तुम? पल भर के लिए देवराज चौहान अचकचा उठा, फिर संभल कर बोला। तुम्हें ये फोन नंबर कहां से मिला? जावेद से, जो रिम्मी के साथ रहकर काम कर रहा था। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। मैं तुम्हारा दोस्त हूं देवराज चौहान, गलत बात मत कहो। मेरी मेहरबानी से ही तुम इस वक्त डिवाइस से पीछा छुड़ाए बैठे हो। वो डॉक्टर वाली वैन मैंने भेजी थी। रिम्मी को मैंने भेजा था, जिसने कई जगह तुम्हारी मदद की। तुम्हारे कंधे से डिवाइस निकलने के बाद से मैं तुमसे मुलाकात करने वाला था कि तुमने सब गड़बड़ कर दिया। रिम्मी को अपनी बातों में फंसाकर कुंदा मालवीय के जरिए जगमोहन को नागरे की कैद से आजाद करा लिया, जबकि ये काम तो मैं तुम्हारे लिए करने वाला था। रिम्मी को मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरा अगला प्रोग्राम क्या है। मेरी तुम्हारे साथ कोई सीधी बातचीत नहीं थी। वो तो रिम्मी
मेरी बातचीत रिम्मी के साथ थी। वो कौन थी? उसे किसने भेजा था? ये मैं नहीं जानता। मुझे अपने काम से मतलब था। तुम तो इस मामले से सीधे सीधे ही निकल जाना चाहते हो। मैंने सही कहा है। तुमने रिम्मी से कहा कि कुन्ना मालवे का इस्तेमाल करके जगमोहन को नागरे की कैद से निकालो। रिम्मी ने खुद मेरे सामने ये ऑफर रखी थी। दूसरी तरफ से मोहनदासा के गहरी सांस लेने की आवाज आई। यकीन नहीं हो रहा होगा मेरी बात पर, देवराज चांद शांत स्वर में बोला। यकीन है, पूरा यकीन है। मैं जानता था कि रिम्मी ने ही तुम्हारे सामने ये ऑफर रखी होगी। मैं उसे बता चुका था कि मैं अब क्या करने वाला हूं। उसने धोखा देकर पहले ही ये काम कर डाला। तुमने भी तो उसे कोई लालच दिया होगा, यही कि जो जगमोहन को मेरे सामने लाएगा उसे मुगल बादशाह की आधी दौलत दे दूंगा। तगड़ा लालच दिया। साली का दिमाग फिर गया और इतना बड़ा काम कर डाला। मरेगी कमीनी। मोहनदासा की गुर्राहट कानों में पड़ी। अपनी औकात से बड़ा काम किया उसने। जगमोहन उसी के पास है ना? किसने कहा ये? क्योंकि जगमोहन इस वक्त तुम्हारे पास नहीं है। रिम्मी ने जगमोहन को आजाद कराते ही छोड़ दिया था। वो ये संभव नहीं। रिम्मी जब तक रिम्मी जगमोहन को तब तक साथ रखेगी जब तक कि वो दौलत नहीं पा लेती। मेरे ख्याल में तुम्हें काम की बात करने के बाद फोन बंद कर लेना चाहिए। काम की बात? ठीक है, काम की बात भी सुन लो। मुगल बादशाह की दौलत सिर्फ मेरी है, परंतु मैं उसे तुम्हारे साथ आधी आधी बांट सकता हूँ। अगर ऐसी तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना चाहिए। जगमोहन की तुम फिक्र मत करो। उसे मैं रिम्मी से हासिल करके तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। मोहनदासा कहे जा रहा था। इस वक्त तुम खार के जिस बंगले की बरसाती पर हो, वहां बाहर मेरे, पार्कर और नागरे के आदमी मौजूद हैं। तुम मुसीबत में हो और आने वाले वक्त में भारी मुसीबत में पड़ सकते हो। मेरे साथ मिलकर काम करना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें बहुत चिंता है मेरी, देवराज चौहान ने कहा। क्यों ना होगी, आखिर तुम मुगल बादशाह की दबी दौलत के बारे में जानते हो। सिक्का तुम्हारे पास ही है ना? हाँ, वो मेरा है। तुम जानते ही हो कि वो मेरा है। देवराज चौहान मुस्कुराया। सिक्का अब सिर्फ मेरा है। वो दौलत अब सिर्फ मेरी है। मेरी मर्जी है कि किसी को मैं उसमें हिस्सा दूं या ना दूं। मैं इस मामले में नहीं आना चाहता था, परंतु तुमने ही मुझे इस मामले में खींचा। अगर तुम आला नुसरत को मेरे हवाले कर देते तो मैं कब का इस मामले से बाहर होता। बात को समझो। तुम घिरे पड़े हो देवराज चौहान। मैं तुम्हें आसानी से बचा कर ले जा सकता हूँ। मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। मोहनदासा था? सोहनलाल ने पूछा। हाँ, बातों से मुझे भी यही लगा। उस दौलत का हिस्सेदार बनना चाह रहा था। सब यही चाहते हैं, देवराज चौहान बोला। मुझे यही चिंता है कि जगमोहन रिम्मी के हाथों से निकल ना जाए। वो जगमोहन को संभाले रखेगी। जगमोहन उसके पास सुरक्षित रहेगा तो तभी तुम उसे हिस्सा दोगे। ये वो अच्छी तरह जानती है। पर खतरा तो है ही। सोहनलाल होंठ बीच कर रह गया। अगला दृश्य। जितेन बहुत सतर्क था। टोनी पार्कर और मोहनदासा जैसे दो बड़े दादा आगे की खबरें पाने के लिए उस पर निर्भर थे। ऐसे में वो काम में फेल होकर अपनी काबिलियत को कम नहीं आंकना चाहते थे। टोनी पार्कर उसे मोहम्मद खान की जगह देना चाहता था। ये शान की बात थी उसके लिए। और मोहनदासा ने भी कहा था कि वो कभी भी उसके पास आ सकता है। उसके लिए दरवाजे खुले हैं। जितेन को अंडरवर्ल्ड में अपना भविष्य चमकता दिखाई दे रहा था, परंतु बीते 5 मिनट से जितेन खुद को असहज महसूस कर रहा था। उसे लगा कि अचानक ही कुछ लोग वहां आसपास दिखने लगे हैं। जितेन के ख्याल से ऐसा होना गलत बात थी। यहाँ लोगों की संख्या क्यों बढ़ रही है? वो बंगले के सामने की सड़क के पास बाईं तरफ को आगे को था। सड़क पर से दिन के इस वक्त रह रहकर कोई न कोई वाहन निकल रहा था। सुबह 8 बजे एक आदमी बंगले के बाहर हरे रंग की एक कार पार्क कर गया था। जितेन देख चुका था कि चाबियां उसमें फंसी हुई हैं। उसका ख्याल था कि वो देवराज चौहान का आदमी होगा और देवराज चौहान के लिए कार छोड़कर गया। लेकिन वो अब कई नए लोगों को मंडराते हुए देख चुका था। फिर जितेन चौंका। उनमें से दो लोगों की निगाह अपने पर टिकी हुई महसूस की।
जितेन को स्पष्ट रूप से खतरा दिखने लगा। एकाएक चौकन्ना हो गया वो। हाथ कार में फंसी चाबी पर पहुंचा और अगले ही पल कार स्टार्ट की और सीधा होकर बैठ गया। कार को स्टार्ट होते पाकर 20 कदमों की दूरी पर खड़े व्यक्ति को अपनी तरफ लपकते पाकर जितेन ने फौरन कार आगे बढ़ा दी। कार तेजी से सड़क पर आगे बढ़ती चली गई। जितेन ने कार के शीशे में देखा, वो आदमी सड़क के किनारे खड़ा अभी तक उसे ही देख रहा था। जितेन कार को काफी आगे तक लेता चला गया, फिर कार को वापस मोड़ा और कुछ वापस आकर उसे सड़क के किनारे रोक दिया। फिर बाहर निकला और सावधानी से तेज कदमों से वापस चल पड़ा।